आज की यह वीडियो समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की महासंग्राम होने वाली है। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको कल या परसों या फिर आने वाले दिनों में समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इस मात्र एक वीडियो से आने वाले हैं। हर वीडियो की तरह मैं आपको महासंग्राम वीडियो बताता हूं और उसमें क्वेश्चन भी आपको बताता हूं और वो आप तैयारी करके जाते हैं और लगभग प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए गए आते हैं। और इस बार भी आपकी परीक्षा जो होने वाली है समाजशास्त्र की, इसमें भी आएंगे। यह 75 नंबर का पेपर आपका होता है, तो उसमें से मेरे द्वारा बताए गए करीब आज की इस वीडियो से 50 से 55 के नंबर के जो प्रश्न है इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और आप सभी के जो निवेदन है उसके हिसाब से, आप सभी के रिक्वेस्ट के हिसाब से इस वीडियो में क्वेश्चन एंड उसका आंसर भी, मतलब क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये जो वीडियो है बीए प्रथम वर्ष के छात्र यानी कि फर्स्ट ईयर वाले, सेमेस्टर आपका प्रथम यानी फर्स्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट आप देख ही पा रहे होंगे। प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं से जुड़े होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हैं। तो चलिए आते हैं मेन क्वेश्चन एंड आंसर पे। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार करके जाते हैं तो आपको गारंटी है पूरी सफलता मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, महासंग्राम वीडियो का, कि समाज शास्त्र क्या है। भैया समाज शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हैं तो पहले समाज शास्त्र तो जानिए होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे हम और क्वेश्चन जानेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा प्रस्तुत की आप सभी के समझ, तो एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक एक क्वेश्चन, ठीक है। कहीं कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए आप सभी से और वही आपके प्रश्न परीक्षा में आ जाए। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद पूरी है। उत्तर लिखेंगे कि समाज शास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है। समाज शास्त्र जो है, जिस भी आप समाज में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, उसी का ही एक विज्ञान है, ठीक है। एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। यह एक नवीन मतलब कि नया सामाजिक विज्ञान है। यह विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब है इस विज्ञान के द्वारा यानी समाजशास्त्र के द्वारा मानव समाज जो है, जिस भी समाज, जैसे कि पशु समाज होता है तो भाई बहुत सारे पशु होते हैं, तो मानव समाज होता है तो मानव समाज में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ की रीति रिवाज सिस्टम होता है, ठीक है। एक वही बताया जा रहा है कि इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति किया जाता है, यानी कि एक तरीके से वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानकारी और अध्ययन किया जाता है कि वाकई में है क्या और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए समाज में, ठीक। कैसे किसके साथ भेदभाव होना चाहिए, कौन सी रीति रिवाज होनी चाहिए, इन सभी का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओके, जानकारी ली जाती है। उसके बाद शाब्दिक अर्थ को या फिर शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला है जो समाज, दूसरा है शास्त्र, ठीक है। समाज प्लस शास्त्र दोनों मिलाकर समाजशास्त्र बना है और समाज को इंग्लिश में सोसाइटी प्लस शास्त्र को इंग्लिश में, जिसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, साइंस बोला जाता है। तो दोनों के इक्वल करेंगे तो समाजशास्त्र आएगा, जिसको सोशियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण है, मतलब कि सोशियोलॉजी के हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस। क्या पहला शब्द है? सोशियस, ठीक है, जो कि ये लैटिन भाषा, और दूसरा शब्द लोगस है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। पहला जो है, देखिए सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला सोशियस, दूसरा है लोगस, ठीक है। तो जो सोशियस लग है, ठीक है, सोशियस शब्द है, यह वर्ड है, ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और जो लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ है शास्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया समाजशास्त्र। और इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कोई भाई किसी की उम्र बढ़ती है तो पहले 1 साल का होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, ठीक है। इसी तरह समाज में जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो व्यक्तिगत एक मानवता है, वो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ती है। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी हुई तो भैया आपका रिलेशन बढ़ा, फिर उसके बच्चे हुए, उसकी शादी हुई तो उसके संबंध बढ़े। तो इसी तरह एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है कि भैया, ठीक है, समाज में जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसका एम बेसिक से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि समाज में हमारा व्यवहार उनसे कैसा है, ठीक है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, हम उनके परिवार के हैं या फिर हम उनके पड़ोस के हैं, फिर और पड़ोस में हैं या फिर आपके जिस भी जाति के हैं उसमें क्या चलता है, क्या सिस्टम चलता है, क्या नहीं चलता, रीति रिवाज, धर्म, ठीक है, इसी में एक तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और बोलने का तरीका, ये सब एक तरीके से समाज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। परिचय हो गया।
उसके बाद हम समाजशास्त्र की परिभाषा भी अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग अपने अनुसार देते हैं। जैसे कि प्रमुख जो समाजशास्त्री है जिनका नाम है मैक्स वेबर, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं या फिर सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है, ताकि सामाजिक क्रिया जो होती हैं, प्रोसेस होता है, इसकी गतिविधि और परिणामों के कारण सहित व्याख्या की जा सके। ठीक है। और वहीं पर मैका एवर एवं पेज के अनुसार इसकी परिभाषा है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से जो समाजशास्त्र एक प्रकार का संबंधों का एक तरीके से जाल है, नेट है। ठीक है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा समाज है। ठीक है, और इसमें जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसमें सब लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। ठीक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, कुछ लोगों का नहीं है। तो इसी पूरे के पूरे जो जाल है, एक दूसरे से जो उनका कॉन्टैक्ट है, संपर्क है, संबंध है, उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में समझ गए आप लोग। अगला है कि भैया वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। वैज्ञानिक के जो पद्धति होती हैं, स्टेप, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो कैसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग अवलोकन करते हैं, फिर सत्यापन करते हैं कि हाँ वाकई में सत्य है या फिर गलत है, फिर वर्गीकरण कहते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कई पार्टों में। ठीक है, उसके बाद सामान्यीकरण कहते हैं, उसके बाद भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तटस्थता, धैर्य, सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रचनात्मक विचार शक्ति। तो ये हैं वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का प्रस्तुत होने जा रहा है, जो कि परीक्षा में कई बार रिपीटेड है और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बताइए। तो समाजशास्त्र का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन जो विद्वानों ने ज़्यादा बताया है वो दो मत बताए हैं। ठीक है, यानी कि दो भागों में डिवाइड किया है समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को। ठीक है, पहला है ठीक है, स्वरूपात्मक यथारूपेण विशेषात्मक संप्रदाय, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो पहले वाले स्वरूपात्मक जो विशेषात्मक संप्रदाय, इसमें जानते हैं क्या होता है। इसमें ये होता है, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, सिंपल सा। ठीक है, और विज्ञान की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि सुव्यवस्थित ज्ञान को, एक अच्छे व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध अन्य विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध है। जब तक कोई विज्ञान अपने क्षेत्र में विशेष स्थान नहीं बना लेता, तब तक वह विज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। ठीक है, तो मतलब जब तक पूरा कोई कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसे विज्ञान कहना उचित नहीं है, या फिर उसे विज्ञान नहीं कहा जाता। वो अपने क्षेत्र में जितना एक एरिया हो, जब तक वो कवर नहीं कर ले, तब तक उसको हम विज्ञान नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि जब बच्चा स्टार्टिंग से होता है, ठीक है, उसके बाद स्टेप उसकी 1 2 3 4 5 साल 6 साल 8 साल उम्र बढ़ती है। जब वो 18 का हो जाता है, ठीक है, पहले 17 का होता है। ठीक है, 17 के बाद मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, अगर बच्चा मान लीजिए या फिर कोई लड़का है या लड़की है, वो 17 साल की है, तो उसका पैन कार्ड जो है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, हालांकि माइनर वाला बनता है, लेकिन जो अच्छे मतलब कि एक लीगली या फिर सही माने में तो पैन कार्ड जो है वो 18 साल के बाद ही बनता है। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, 18 साल के बाद ही बनता है ना। ओके, 18 साल से पहले नहीं बनता ना। तो इसी तरह जब 18 साल को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तभी उसको हम कहेंगे कि वो एक तरीके से मतलब कि वो बालिग हो गया है। ठीक है, इसी तरह जब तक वो अपने एरिया और क्षेत्र में एक विशेष स्थान नहीं बना लेता, तब तक उसे हम एक व्यवस्थित ज्ञान नहीं कहेंगे या फिर विज्ञान नहीं कहेंगे। ठीक है, 17 से वो पहले है तो उसको हम नाबालिग में घोषित करेंगे, 18 हो गया तो वो बालिग हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी जब तक वो व्यवस्थित ज्ञान नहीं ले लेता, ठीक है, तब तक वो एक विज्ञान नहीं कहलाएगा। जब वो एक विशेष स्थान ले लेगा, तब उसे हम एक विज्ञान का पूर्ण रूप मानेंगे। तो ये परिभाषा आप लिखेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दी। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगला है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा यह अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञान का समन्वय मात्र समाजशास्त्र है। तो इस प्रकार लिखेंगे, सिंपल सी परिभाषा, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, और ये प्रश्न आने की उम्मीद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन बहुत ही प्रस्तुत होने जा रहा है आपकी समस्त महत्वपूर्ण, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में कुछ भैया बताइए। ठीक है, तो समाज की उत्पत्ति के बारे में भी प्रश्न आ सकता है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो श्रेय है फ्रांस के दार्शनिक हैं जिनको कहा गया अगस्त काम्पटे, यही फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं। ठीक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का स्टार्टिंग जो इसकी जन्म हुआ है उसका मुख्य श्रेय जो फ्रांस के एक प्रमुख विद्वान है, दार्शनिक है, जिनका नाम है अगस्त काम्पटे को कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अतः काम्पटे को समाजशास्त्र का पिता फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। हालांकि ये जो है अगस्त काम्पटे इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम अगस्त काम्पटे, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही फादर ऑफ सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के पिता हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय की प्रथम अवस्था यूरोप से शुरू हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र जो विकास का जो पहली सीढ़ी है वो कहाँ से शुरू हुई? यूरोप देश से हुई। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के दार्शनिक प्लेटो तथा उनके शिष्य अरस्तु को कहा गया है या फिर को जाता है। यानी कि जो समाज है उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से सोचने और जानने, ठीक है, का प्रयास जो किया है वो प्रमुख विद्वान जो समाजशास्त्री प्लेटो हैं और उनके शिष्य एक हैं जिनका नाम अरस्तु है, इन्होंने किया है। ठीक है, अगस्त काम्पटे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशोलॉजी फिजिक्स के नाम से पुकारा। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1803 तथा मैक्सवेल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि समाजशास्त्री है जिन्होंने समाजशास्त्र में अपना बहुत सारा योगदान दिया। समाज को कैसे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जा सकता है, समाज को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से एक अच्छे तरीके से जाना जा सकता है, इन सभी विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि मैक्स वेबर ये प्रमुख विद्वान है, स्पेंसर। ठीक है, ओके, इस प्रकार लिखेंगे उत्तर। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहने वाला एक प्राणी इंसान है, इसलिए प्रारंभ से समाज के विषय में चिंतन करता रहता है। ठीक है, कि कहीं अगर समाज में कुछ चीज़ें नियम कानून होते हैं कि अगर हम 17 से पहले अगर किसी की शादी बच्चे की कर दे रहे हैं तो समाज हमें क्या कहेगा, या फिर हमारे बच्चे कहीं भाग कर शादी कर लेते तो समाज क्या कहेगा। ठीक है, या फिर हम किसी रिलेशन में अपने एकदम खास रिश्तेदार में किसी की शादी कर देंगे तो समाज क्या कहेगा। ठीक है, यदि हम मान लीजिए कि हमारा जो घर है वो हमारे पास पैसे हैं और हम घर नहीं बनवा रहे हैं तो समाज क्या कहेगा। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे तो समाज क्या कहेगा। इसी तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें समाज के बारे में इंसान सोचने लगता है। ठीक है, या फिर ओवर एज भी हो जाता है तो लोग कहते हैं नहीं कि इसकी शादी अभी नहीं हुई, शादी का माहौल चल रहा है, फिर शादी का टॉपिक लेकर उदाहरण आपको समझा रहे हैं। ठीक है, भारत में वेदों साहित्यों स्मृतियों में मानव तथा समाज का उल्लेख किया गया है। जो वेद हैं, साहित्य है, ठीक है, इन सभी का समाज में ही उल्लेख किया गया, इनके बारे में जानकारी ली गई है, इनसे संबंधित ही इंस्पायर होकर इन सब चीज़ों में लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और इन लोगों को अध्ययन के बारे में बताया जाता है ताकि वो समाज को समझ सकें, जो आम जनता जो नहीं समझ रही। ठीक है, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र में समाज पर लिखा है, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र में समाज पर लिखा है कि समाजशास्त्र का जन्म 1838 में फ्रांसीसी चिंतक अगस्त काम्पटे से माना जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे, इसके बारे में बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है इसीलिए हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु पढ़ लेंगे, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, और अगला प्रश्न प्रस्तुत होने जा रहा है समाज की परिभाषा। आप सभी जानते हैं, ऊपर मैंने बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे। देखिए ऊपर समाजशास्त्र की परिभाषा थी, यहाँ पर समाज की परिभाषा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समाज की परिभाषा अलग है और समाजशास्त्र की अलग परिभाषा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हाँ, समाज की परिभाषा तो जानना जरूरी, हमको लगा समाजशास्त्र है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के ऊपर परिभाषा हमने जान ली, अब समाज की परिभाषा जानेंगे और इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग है। तो वहीं पर एम गिन्सबर्ग जो कि प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान है, इन्होंने कहा कि समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, समाज को परिभाषित करते हुए या परिभाषा देते हुए गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आपका नाम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रमेश है। ठीक है, तो आपके फैमिली में आपके भाई पापा होंगे, मम्मी होंगी, और आपके रिलेशन में भी बहुत सारे लोग हैं कि मामी होंगी, मौसा होंगे, मौसी होंगी, बुआ होंगे, फूफा होंगी, आपके कई सारे फ्रेंड दोस्त होंगे, कई सारे आपके पड़ोसी होंगे। तो इन्हीं के बीच जो संबंध है, आप सभी का जो व्यवहार है, इन्हीं की विधियों को संगठित रूप से समाज कहा जाता है। ठीक है, तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है, मतलब कि जो बंधे नहीं हैं वो
इनसे भिन्न है, ठीक है, यानी कि आपको वो परिभाषा नहीं समझ में आ रही थी, एक बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दी ताकि आपको जरा सा भी डाउट ना हो, ठीक। वो परिभाषा आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पर कोई समाज है, जिस भी समाज में हम रहते हैं, ठीक है, समाज एक से अधिक, ठीक है, समाज जो है, समाज की परिभाषा आएगी तो इसी प्रकार लिखेंगे, समाज एक से अधिक मतलब कि 1 से 10, 20, 30 लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि मानव जैसा व्यवहार, मानवीय क्रियाकलाप जो उनका नियम है, कानून, वो करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे समाज की परिभाषा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो समाज है वो एक से अधिक लोगों को जो समुदाय से मिलकर बने, कई सारे समुदायों को मिलाकर एक तरीके से समूह बनता है, ठीक है, उसी को हम समाज कहते हैं, ठीक है। तो इस परिभाषा को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे कि मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेल जोल रखता है, ठीक है। समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेल जोल मतलब कम उससे संपर्क रखता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे समाज की परिभाषा, ओके। अगला प्रश्न है कि क्या गांव एक समुदाय, एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है तो जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। किसी भी समूह को समुदाय मानने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस समूह की विशेषताएं तथा आवश्यक जो तत्व हैं, यदि उस समूह की विशेषताएं समुदाय की विशेषताओं के समान ही हैं तो वह समूह समुदाय कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी समूह को समुदाय मानने के लिए ये जानकारी लेना आवश्यक होता है कि उस समूह की जो क्वालिटी हैं, उस समूह के जो फीचर्स यानी कि कुछ अलग चीज़ें हैं, विशेषता है तथा आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या हैं, ठीक है। यदि उस समूह की जो विशेषताएं हैं समुदाय की विशेषताओं के समान हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि उस समूह की जो विशेषताएं हैं वो समुदाय की विशेषताओं के समान ही हैं तो वह समूह समुदाय कहा जाएगा, ठीक है। चूँकि गांव का भी, ध्यान से सुनेंगे, चूँकि गांव का भी एक निश्चित भूभाग होता है, ठीक है, क्योंकि भाई एक गांव का नियम यही होता है कि मान लीजिए कि 200 घर हैं, ठीक है, तो भाई एक तरीके से वो निश्चित हो गया ना कि निश्चित भाई ये नहीं कि वहाँ पता चले कि 2 लाख 4 लाख घर हो गए, 2-4 लाख लोग रह रहे हैं एक ही गांव में, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। तो गांव का भी एक निश्चित भूभाग, एक एरिया होता है, जैसे कि आपके घर का एक निश्चित एरिया होता है। जब भी कोई एक पार्टिकुलर घर बन जाता है तो आपका एक एरिया हो गया ना कि आपका घर इतना बड़ा है, ठीक है। उसी तरह गाँव का भी एक निश्चित भूभाग स्थान होता है, एक विशिष्ट नाम मानव का समूह, ठीक है, एक विशिष्ट नाम मानवों का समूह, हम की भावना, स्वतः जन्म, सामान्य जीवन, निर्भरता, अस्थायित्व होता है। इसलिए गांव एक विशुद्ध समुदाय है। गांव में समुदाय के सभी विशेषताएं और आवश्यक तत्व जो हैं वो निहित होते हैं, ठीक है, या फिर निहित हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। ये जो सब चीज़ें पॉइंट कॉमा करके ये सब गांव में पाई जाती हैं। भाई कोई एक विशिष्ट नाम भी होता है, गांव का मानव का समूह होता है, हम की भावना होता है, वहाँ पर जन्म लेता है, उसका जमान, आत्मनिर्भरता होती है। भाई कोई भी रहेगा अपने गाँव में तो उसके अंदर ये सब चीज़ें रहेंगी। अब समाज की विशेषताएँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उत्तर पूरा मिल जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय की परिभाषा दीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेशक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उत्तर आप अपने अनुसार क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे कहीं पर सर्च करके पढ़ लीजिए। आपको भाई यहाँ पर तो एक ही उत्तर दिख रहा है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग आपको परिभाषा दिखेंगे, सरल भाषा में भी, थोड़ी कठिन भाषा में भी, तो आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हैं। हम तो बेशक यही चाहते हैं कि आप किसी तरह क्वेश्चन का उत्तर तैयार करके जाएँ बस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है समुदाय और समाज में डिफरेंस बताइए, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए अब टिक कर दे रहे हैं, हम टिक करा रहे हैं, ये क्वेश्चन को तुरंत टिक करिए, महत्वपूर्ण, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। समुदाय और समिति, ये भी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया कि समुदाय किसे कहते हैं और समिति किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिफरेंस तैयार कर लीजिए, बाकी अगर आप ऐसे सिंपल परिभाषा आ जाएगी तो आप लिख देंगे, ठीक है। अंतर तैयार कर लीजिए, ठीक है, अंतर तैयार करने में आसानी होगी आपको।
संस्था के लक्षण, संस्था की परिभाषा आती है, संस्था के कार्य आते हैं, लक्षण नहीं आता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संस्था किसे कहते हैं या फिर संस्था के कार्य, बस इतना आता है। ठीक है, तो संस्था के कार्य कई सारे हैं। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पद और कार्य प्रदान करना, ठीक है, अनुरूपता उत्पन्न करना, व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाना। ये कोई कुछ इंस्टीट्यूट होता है, कोई संस्था होती है, तो उसके कार्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे इसके उत्तर। संस्था किसे कहते हैं, भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया, इसको तैयार कर लेंगे। प्रकार और संस्था की परिभाषा जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त परिवार कई बार परीक्षा में आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, तो ध्यान रखेंगे। संयुक्त परिवार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये हुआ कि 3 पीढ़ी के लोग। ठीक है, मान लीजिए कि आपके बाबा जी हैं और आपके पापा जी हैं और आप हैं, आपके बच्चे हैं। ठीक है, हालांकि ये 3 पीढ़ी 1 2 3 तक मान लीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए। आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके बाबा जी हैं, तो एक तरीके से 3 पीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, तो 3 पीढ़ियों के जो लोग हैं वो एक ही घर में रहते हों और एक साथ रहते हो, एक ही घर में रहते हो, एक साथ रहते हों। ठीक है, और उनकी जो खाना बनता है वो एक ही रसोई में बनता हो सभी लोगों का, और संपत्ति का जो हक है वो सामूहिक होना चाहिए। ठीक है, उनकी संपत्ति समूह में होती है, मतलब कि जो कमाते हैं वो एक मेन हेड होता है घर का। ठीक है, किसी भी परिवार का, उसी को सौंप दी जाती है। ठीक है, मुखिया जिसको बोलते हैं, घर का मुखिया। ठीक है, तो उस पर सामूहिक संपत्ति होती है और एक ही रसोई में भोजन बनता है और सामूहिक एक साथ ही, मतलब सब लोग पूजा पाठ करते हैं, एक ही पूजा होती है, सब लोग भाग लेते हैं, कोई नातेदारी व्यवस्था है। ठीक है, तो सभी लोग उससे संबंध रखते हैं एक जैसा। ठीक है, और संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। दुबे का कथन है, यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी परिभाषा है, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन आएगा तय है, 100% तैयार कर लेंगे। ठीक है, विवाह की परिभाषा कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, शादी का सीजन चल रहा तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, शादी की विशेषताएं बहुत सारी हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि नंबर 1 पे है कि विवाह द्वारा पति पत्नी के यौन संबंधों की स्थापना का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और विवाह समाज की अनिवार्य एवं सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, और एक तरीके से समाज की एक रीति रिवाज है। ठीक है, ये हो गई कुछ विशेषताएं, बाकी आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का, क्योंकि कई बार आ चुका है। हिंदू धर्म में विवाह के उद्देश्य बताइए और हिंदू धर्म की परिभाषा दीजिए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो कुछ उद्देश्य, पहला यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करना, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण, ये होते हैं हिंदू धर्म विवाह के कुछ उद्देश्य, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य ये आपके हर चीज़ में आएगा, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, जितने भी शास्त्र हैं सब में शिक्षा का जो ये क्वेश्चन है, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का उद्देश्य, ये क्वेश्चन इस तरह के सभी शास्त्रों में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी पूछा गया शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के माध्यम से लिखने बोलने की कला का ज्ञान होता है, व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना, ये होता है उद्देश्य। ठीक है, जटिल संस्कृत को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना, ये होता है शिक्षा का उद्देश्य। बच्चे में सामाजिक अनुकूल की क्षमता पैदा करना, आर्थिक अनुकूल के लिए प्रशिक्षण देना कि भाई आप स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हैं कि ठीक है, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से। संस्कृत में सुधार एवं वृद्धि में योग देना, आपकी जो कल्चर है, रीति रिवाज है, बोलने का तरीका, उसमें सुधार और वृद्धि, और अच्छे से और भी अच्छे से आप बोल पाएँ, अच्छे से संस्कार आपके अंदर आए, आपकी कल्चर हो, ये होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा आपके समस्त प्रस्तुत है, तैयार कर लीजिएगा, 100% वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक प्रश्न शिक्षा से जुड़ा, शिक्षा की परिभाषा, चाहे शिक्षा की परिभाषा आए चाहे शिक्षा की विशेषताएं आए, इनमें से क्वेश्चन आएगा तय है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे सामाजिक प्रक्रिया है, चाहे सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व आए, इनमें से क्वेश्चन फंसेगा 100% गारंटी के साथ। तो आप दोनों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, एक प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है, सहयोग जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला कि सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व को बताइए, यानी कि सामाजिक जीवन, जो आप जिस भी समाज में रह रहे हैं उसमें अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, किसी के सहयोग की आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो उसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। तो कई सारे बिंदु बताए गए हैं महत्व के। तो पहला कि सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है,
अगर आपको अच्छा स्ट्रांगली विकास करना है समाज में, या फिर व्यक्तित्व अपना खुद का विकास करना है एक तरीके से, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो आपको किसी ना किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सहयोग का बहुत ही ऊंचा और सबसे बड़ा योगदान है। अगर आपका किसी के सहयोग रहेगा तो आप अच्छे से किसी चीज़ को कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, तो कोई किसी आपके दोस्त की, किसी की आपके पड़ोसी, किसी का अगर सहयोग होगा तो आप और भी अच्छे से अपनी दुकान की ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मान लीजिए कि बजट कम हो तो उसका सहयोग मिल जाएगा, साथ साथ में कोई काम है तो वो भी इंसान आपकी मदद करा देगा। तो सहयोग बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है, ठीक है। और सामूहिकता हम की भावना तथा समूह कल्याण के लिए आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र में महत्व है, जो कि मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि आप किसी की मान लीजिए कि शादी करने जा रहे हैं आप अपने परिवार में, बहन सिस्टर या फिर किसी बच्चे की, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 2 लाख की ज़रूरत है तो आपके पास 1 ही लाख है, तो आप किसी फ्रेंड से, दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से सहयोग मदद ले लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको उनसे पैसे मिल जाएंगे तो आपके पास बजट हो जाएगा भैया 2 लाख का, ठीक है, आप उसमें निपटा लेंगे, ठीक है। तो ये सहयोग बहुत ही ऊंचा स्थान है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है, और समाज में भी। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र में सहयोग बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है, साबित होता है। बाधाओं का निराकरण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बहुत सारे डिस्टर्ब रहते हैं, अकेले नहीं सोच पाते, तो किसी चीज़ का सहयोग मिल जाता है किसी इंसान का, तो वो भी आपको मदद कर देता है कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाती है। सामाजिक संरचना का आधार, ये भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत सारे अलग अलग सहयोग के महत्व हैं और बहुत तरीके के अलग अलग चीज़ों में इसके ज़रूरत है, और इसके बिना एक तरीके से कोई चीज़ अधूरी रहती है, ठीक है। आप कितना भी सोचिए, आप अगर किसी का सहयोग नहीं रहे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी आपको फील ज़रूर होगी, ठीक है, कि अगर काश किसी भी इंसान की हम हेल्प ले लेते, सहयोग ले लेते, तो आज हमारा काम और भी अच्छा हो जाता, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रतिस्पर्धा हमेशा आने वाला क्वेश्चन, तो याद रखेंगे प्रतिस्पर्धा जो है ना 4 स्वरूपों को उल्लेख करता है, जिसमें पहला आर्थिक ठीक है, प्रतिस्पर्धा, दूसरा सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा है प्रजातीय स्पर्धा, ठीक है। और इनको आपको ध्यान रखना है। और इसके नीचे और भी बहुत सारे इनके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि जातीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक, ये 4 इसके, ठीक है, स्वरूप हैं, एक तरीके से रूप भी बोल सकते हैं। संघर्ष के अर्थ बताइए, ये भी कभी कदार आ जाता, हमेशा नहीं आता, तो इस बात तैयार कर लेंगे तो क्या जाता है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों में से, मतलब दोनों क्वेश्चन आएंगे, वो चाहे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर आए, चाहे संघर्ष की परिभाषा दीजिए, चाहे प्रतिस्पर्धा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार बताइए, विशेषताएं बताइए। कुल मिला के दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आएंगे भी इस बार, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, सतमीकरण ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी उत्तर है, क्वेश्चन है, दोनों पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मानव जीवन में सामाजिक मूल्यों का महत्व है, ये भी आता है कभी कदार, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ओके। अगला है कि सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए, तो ये देखिए वर्गीकरण किया गया है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है, ओके। और अगला है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा दीजिए, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा, सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं और अस्त्रीकरण, ये क्वेश्चन बहुत ही, सामाजिक अस्त्रीकरण किसे कहते हैं, मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, बाद में मत बोलिएगा। सामाजिक, ठीक है, अस्त्रीकरण में क्वेश्चन बताने को भूल गया, सामाजिक अस्त्रीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा जरूर, ठीक है, अस्त्रीकरण, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, सामाजिक अस्त्रीकरण और सामाजिक गतिशीलता, इनसे जुड़े क्वेश्चन 100% श्योर फंसेंगे तो तैयार कर लेंगे, अभी से बोल रहा हूँ, उत्तर आपको इंटरनेट गूगल सीरीज में मिल जाएगा, तैयार कर लेंगे, अभी फिर से बोल रहा हूँ। और ये रही पूरी की पूरी आज की ये महासंग्राम वीडियो, इन्हीं में से लगभग, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 75 में से करीब आप अगर इस वीडियो को अच्छे से तैयार करके जाते तो करीब आपके 50 से 55 नंबर इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप हमारी और भी बहुत सारी वीडियो पढ़ी है महासंग्राम की, वो पढ़ सकते हैं। और आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस PDF को प्राप्त करना है तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर दीजिएगा, हम वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। और जय हिंद।